बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है पौधों का जैविक वर्गीकरण। पौधों का जैविक वर्गीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उसका ऑब्जेक्टिव टोटल क्वेश्चन जो है 170 क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिस बोल रहे जीवों की संरचना, प्रजनन, सौभाग्य, पोषण आदि जो है गुण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना वर्गीकरण कहलाता है। सही बात है कि जीवों का जो है संरचना और प्रजनन, सौभाग्य, पोषण आदि जो है गुणों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटना जो क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के सिद्धांत का अध्ययन जो है वर्गीकरण कहलाता है। ये भी सही बात है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक जो है लिनियस को कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक किसने लिखा था? तो सिस्टेमा नेचुरल पुस्तक भी लिनियस लिखा था। इसके बाद है कि जीवों के वर्गीकरण का मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई अथवा आधारित इकाई है कौन? स्पेसीज, स्पेसीज है, ठीक ना। जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई अथवा सबसे छोटी इकाई, आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज है। स्पेसीज जाति जो है किसमें पाया जाता है? स्पेसीज जाति जो है ये नज़दीकी संबंधित आपस में प्रजनन करने वाली जनसंख्या में पाया जाता है। द्विपद नामकरण पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो द्विपद नाम पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? कैलेरोलिनियस ने किया था। कैलेरोलिनियस। पांच जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था? 5 जगत वर्गीकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो आर.एच. हेक्टर के द्वारा किया गया था। 5 जगत का वर्गीकरण आर.एच. हेक्टर के द्वारा किया गया था। हिकेटर के 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. हेक्टर के द्वारा किया गया था। इसके बाद हिकेटर के 5 वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक्स को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक्स को जो रखा गया है, किसको रखा गया है? तो आपका मोनेरा को रखा गया है। मोनेरा को रखा गया है। फिर द्विनाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करता है। द्विनाम पद्धति में 2 शब्द सूचित करता है किसको? तो 2 शब्द सूचित जो करता है वो करता है आपका क्रमशः जीन्स तथा स्पेसीज को। क्रमशः जीन्स तथा स्पेसीज को परिवर्तित करता है। फिर देखिए, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधा के नामों को 2 शब्दों में लिखना, जो बताता है उसका क्या बताता है? तो वंश और जाति बताता है। वंश और जाति बताता है, ठीक ना। वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? वर्गीकरण की प्राकृतिक सिस्टम के बात बोले तो प्राकृतिक सिस्टम लिनियस किया था। तो लिनियस कहाँ का था? तो लिनियस जो था ना स्वीडिश का था। लिनियस स्वीडिश था। फिर देखिए, पौधा का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो पौधा का नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? वर्गीकृत कहलाएगा। वर्गीकृत। पादप जगत में कुल कितने जगत में केवल 1 कोशिकीय जीव ही शामिल होते हैं? 1 कोशिकीय जीव टोटल शामिल होगा तो 2 जगत में। कितना जगत में? 2 जगत में। स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो सीधा बात है, स्पीसीज प्लेटेरम पुस्तक बोले या द्विनाम पद्धति बोले कैलेरोलिनियस के द्वारा लिखा गया था। फिर
मोनेरा जगत के जीवों में किस प्रकार का पोषण होता है? तो मोनेरा जगत के जीवों में जो है स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है, स्वपोषी और विषमपोषी दोनों होता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जो हैं वो आपका देखिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जो है कीमो ओटोपक्स आएगा, फिर टोम्पस आएगा और ओटोटोम्पस आएगा, यानी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी आएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम को पहचानिए। सही क्रम को पहचानना है, सही क्रम को जैसे स्पेसीज, जीन्स, ऑर्डर, किंगडम, स्पेसीज, जीन्स, ऑर्डर, किंगडम। किस टैक्सोनॉमिक शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? यानी किस टैक्सोनॉमी शब्द को वर्गीकरण के किसी भी पायदान पर प्रयोग में ला सकते हैं? टेक्सान को प्रयोग में ला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव कौन है? तो प्रोकैरियोटिक जीव जो है बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जीव है। बैक्टीरिया कौन जीव है? प्रोकैरियोटिक जीव है। फिर मेरेकोफाइटा यूकैरियोटिक है, यूलोथिक्स भी यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक जीव है। किस वर्ग की अनुक्रम के जीव आपस में अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं? अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं तो स्पेसीज जो है अंतर प्रजनन में भाग लेते हैं, यानी द्विनाम पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवों के ब्राह लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूह में वर्गीकृत करने की विधि को कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। कृत्रिम वर्गीकृत पद्धति कहते हैं, तो सही है, कृत्रिम वर्गीकृत पद्धति कहते हैं। फिर कृत्रिम वर्गीकरण पद्धति की शुरुआत जॉर्ज बेथम तथा डॉल्टन हुकार ने शुरू किया था। तो नहीं, कृत्रिम पद्धति की द्विनाम पद्धति जो है लिनियस दिया था, ये गलत है, यानी केवल एक सही है। सभी जीव पौधा तथा जंतु बने होते हैं किसका? सभी जीव जो है और पौधा जंतु किसका बना होता है? तो रासायनिक अणुओं द्वारा बना होता है और जैव अणुओं द्वारा भी बना होता है और कोशिका द्वारा भी बना होता है, यानी इनमें सभी के द्वारा बना होता है। हिकेटर के 5 जगत वर्गीकरण में यूकैरियोटिक्स को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है? यूकैरियोटिक को किस वर्ग में रखा गया है? तो यूकैरियोटिक को किस वर्ग में रखा गया है? तो 5 में 4 किंगडम में रखा गया है। 5 में जो है 4 किंगडम में रखा गया है। 5 में से 4 किंगडम में यूकैरियोटिक को रखा गया है। फिर है कि जेनेरा प्लेटेरस किसने लिखा? जेनेरा प्लेटेरस जो है किसने लिखा? तो जेनेरा प्लेटेरस जो लिखा था वो लिखा था बेमथ तथा हुकर ने। बेमथ तथा हुकर ने लिखा था। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी कहा जाता है। जीवों का वर्गीकरण जब क्रोमोसोम के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइटोटैक्सोनॉमी कहते हैं। समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? घूर्ण 2 4 5 राउंड। समान गुणों वाले कुलों को किसमें शामिल किया जाता है? तो समान गुणों वाले कुलों को जो है किसमें शामिल किया जाता है? तो ऑर्डर में शामिल किया जाता है। ऑर्डर में
जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत पद्धति किसने दिया था? जीवों के वर्गीकरण की 3 जगत की पद्धति जो है किसने दिया था? तो ये दिया था आपका हिकेल ने दिया था। किसने दिया था? हिकेल ने दिया था, हिकेल। नाम पद्धति कोड के अनुसार जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने का कौन सा तरीका सही है? तो लिखने का कौन सा तरीका सही, यानी कि इसमें बड़ी ए हो जाएगा आपका, ये जो है ना ये सही है, लेकिन इसमें सिर्फ बड़ी ए कर दीजिए और बड़ी ए MOOEBA और सही हो जाएगा पोटाश, यानी कि यही होगा सही। फिर है निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान में घूर्णीकरण लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया था? घूर्णीकरण लक्षणों के प्रयोग को वो लोकप्रिय बनाया था, ये आपका पचनान महेश्वरी बनाया था। कौन बनाया था? पचनान महेश्वरी बनाया था। पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है? ये पुष्पी पादप को अगर बोलेगा तो पुष्पी पादप को फेनरोगेम्स में रखा गया है, फेनरोगेम्स में रखा गया है। और पुष्पी पादप की अगर बात बोलेगा, और पुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है, ठीक ना। याद रखिएगा कि पुष्पी पादप को फेनेरोगेम्स में रखा गया है और अपुष्पी पादप को क्रिप्टोगेम्स में रखा गया है। क्रिप्टोगेम्स में संबंधित क्या है? तो क्रिप्टोगेम्स में संबंधित क्या है? तो देखिए क्रिप्टोगेम्स में संबंधित थैलोफाइटा भी है, बायोफाइटा भी है, ठीक ना, टेरिडोफाइटा भी है, यानी इनमें सभी है क्रिप्टोगेम्स में संबंधित। फेनेरोगेम्स में शामिल कौन कौन है? तो फेनेरोगेम्स में शामिल है आपका आवृत्ति बीजी हो जाएगा और अनावृत्ति बीजी भी हो जाएगा, यानी ये दोनों हो जाएगा, आवृत्ति बीजी और अनावृत्ति बीजी दोनों। थैलोफाइटा समूह के पादप में निम्नलिखित में से कौन लक्षण पाए जाते हैं? थैलोफाइटा में जो है ना, थैलोफाइटा में पादप शरीर जो है वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है, सही है। और इसका शरीर जो है सुकाश सदृश कहलाता है, ठीक है। और अधिकांश पादप या तो जलीय और या नम स्थल पर उगते हैं, ये बात सही है, इनमें सभी सही हो जाएगा। फिर देखिए थैलोफाइटा समूह के पौधा अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं? तो किस प्रकार से प्रजनन करेंगे? तो बीजाणु जनन के रूप में करेंगे। किसके रूप में? बीजाणु जनन के रूप में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक थैलोफाइटा समूह का पौधा है? थैलोफाइटा अगर बोल दिया ना, थैलोफाइटा समूह का पौधा कौन हो जाएगा? तो सीधा शैवाल मारिएगा। थैलोफाइटा समूह का पौधा शैवाल। फिर शैवालों का अध्ययन हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या होगा? फाइकोलॉजी हो जाएगा। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। शैवाल एक कोशिकीय होता है और शैवाल बहुकोशिकीय होता है, यानी छांटना इसमें कि शैवाल कौन होता है। तो देखिए शैवाल एक कोशिकीय भी होता है और शैवाल जो है बहुकोशिकीय भी होता है, यानी इसका कहने का मतलब जो है दोनों सही होगा। शैवाल एक कोशिकीय भी होता है और शैवाल जो है बहुकोशिकीय भी होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैवालों के विशिष्ट लक्षण नहीं है? शैवालों के विशिष्ट लक्षण जो नहीं है, कौन नहीं है? देखिए इसका शरीर थैलम के समान होता है, जी थैलम के समान होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हाँ शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। अधिकांश शैवाल जलीय होते हैं, सही बात है, लेकिन शैवाल के थैलमस सदृश शरीर वास्तविक उत्तक से बने होते हैं, ये गलत है, वास्तविक उत्तक से नहीं बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सही सुमेलित है जैसे क्लोरोफाइनेंसी हरा शैवाल, फियोफाइनेंसी भूरा शैवाल, रोडोफाइनेंसी लाल शैवाल। तो लोडोफाइनेंसी लाल शैवाल, यानी क्लोरोफाइनेंसी इनमें सभी सही है, यानी क्लोरोफाइनेंसी जो है हरा शैवाल है और फियोफाइनेंसी भूरा शैवाल और रोडोफाइनेंसी लाल शैवाल, तीनों सही है। हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल जो है, हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल कौन है? हाइड्रा की कोशिका में पाया जाने वाला शैवाल जो है जुक्लोरेला है, जुक्लोरेला।
हाइड्रा की कोशिका में पाए जाने वाले शैवाल कौन है? जुगरोलेला है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल बर्फ की सतह पर उग सकता है? बर्फ की सतह पर कौन शैवाल उगेगा? तो बर्फ की सतह पर उगेगा क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस जो है बर्फ की सतह पर उगेगा। क्लेमाइडोमोनस जो है बर्फ की सतह पर उगेगा। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवाल की कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनती है। शैवाल की विभिन्न जातियों में किस प्रकार की प्रजनन होता है? तो शैवाल की विभिन्न जातियों में जो है अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन हरा शैवाल है? हरा शैवाल कौन है? तो हरा शैवाल आपका हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि कोलेमाइथोमोनस भी है, कोलेमाइथोमोनस भी है, वाल्ववाक्स भी है, वाल्ववाक्स भी है, और यूलोथिक्स भी है, यूलोथिक्स भी है, यानी सभी जो है हरा शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरा शैवाल नहीं है? का मौन घोड़ो होगा। निम्नलिखित में से कौन एक हरा शैवाल नहीं है? हरा शैवाल नहीं है। हरा शैवाल नहीं है। लेमिनेरिया। लेमिनेरिया जो है ये भूरा शैवाल है। लेमिनेरिया क्या है? भूरा शैवाल है, भूरा शैवाल। इसके बाद क्लोरेला हरा शैवाल है। स्पाइरोगोरा भी हरा शैवाल है, और कारा भी है हरा शैवाल है। यानी क्लोरेला, स्पाइरोगोरा और कारा जो है हरा शैवाल, लेकिन लेमिनेरिया जो है भूरा शैवाल है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम बताइए। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम जो है, एक कोशिकीय शैवाल का नाम यूलोथिक्स है। यूलोथिक्स। निम्नलिखित में से कौन भूरा शैवाल है? भूरा शैवाल कौन हो जाएगा? तो लेमिनेरिया तो होबे करेगा भूरा शैवाल। इसके बाद सर्गोसम भी है, फ्यूकस भी है। सर्गोसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया। सर्गोसम, फ्यूकस, लेमिनेरिया ये सब क्या है? भूरा शैवाल है। सरगासो जो है समुद्र का नाम, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा था किस शैवाल के, मतलब किसके कारण सरगासो समुद्र का नाम पड़ा था? सरगासो शैवालों के कारण जो है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा था। किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडीन जो है लेमिनेरिया से प्राप्त होती है। केल्प प्राप्त होता है किससे? समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होती है। समुद्री शैवाल से केल्प प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास भी कहा जाता है? तो किस वर्ग के शैवाल को समुद्री घास कहा जाता है? तो फियोफाइसी वर्ग के शैवाल को जो है समुद्री घास भी कहा जाता है। फिर खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? यानी खून को जमने से रोकने में सहायक यौगिक जो है सोडियम लेमिनेरिन सल्फेट किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। प्राप्त किससे होता है? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया से। कुछ समुद्री खरपतवार खाने से निम्नलिखित में से किस के होने का संभावना नहीं होता है? यानी किस समुद्री खरपतवार खाने से किस रोग का मतलब होने की संभावना नहीं होता है? तो होने की संभावना जो है गलाकांड या घेघा रोग, गलाकांड या घेघा रोग होने की संभावना नहीं होता है। लाल सागर या लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो लाल सागर में लाल रंग जो है, लाल सागर में लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। लाल सागर में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण। निम्नलिखित में से कौन लाल शैवाल है? लाल शैवाल कौन है? तो लाल शैवाल है आपका पोरफायरा भी है। इसके बाद पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया भी है, और जेलिडियम भी है।
यानी पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया और जेलिडियम भी कौन है, लाल शैवाल है, लाल शैवाल। कृत्रिम वृद्धि माध्यम बनाने में काम आने वाला अगर किस अलग अलग किस्में प्राप्त होता है, काम आने वाला अलग अलग किस्में प्राप्त होता है तो शैवाल में प्राप्त होता है, शैवाल में। फिर एगार एगार अगर बोला जाए, एगार एगार किससे तैयार होता है, एगार एगार भी है लाल शैवाल से प्राप्त होता है, एगार एगार लाल शैवाल से प्राप्त होता है। एक कोशिकीय शैवाल निम्न में कौन सा है, एक कोशिकीय शैवाल अगर है तो एक कोशिकीय शैवाल कौन है, तो एक कोशिकीय शैवाल है केलेमाइडोमोनस, केलेमाइडोमोनस जो है एक कोशिकीय शैवाल है। शैवाल में संचित भोजन के रूप में क्या होता है, शैवाल में अगर संचित भोजन के रूप में क्या होता है, तो शैवाल में संचित भोजन के रूप में स्टार्च होता है, स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, जैविक उर्वरक के रूप में कौन प्रयोग होता है, तो राइबोजियम होता है, नीलहरित शैवाल होगा और एजोला, यानी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है, विकल्प सुमेलित नहीं है, इसे बोल रहा है फायोफाइसी। फायोफाइसी जो है मैनीटोल से, फायोफाइसी मैनीटोल से, फायोफाइसी मैनीटोल से है, सही है। इसके बाद फायोफाइसी मैनीटोल और रोडोफाइसी नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो फायोफाइसी मैनीटोल से है। और रोडोफाइसी जो है, रोडोफाइसी डिक्टियोटा से है, सही है। इसके बाद क्लोरोफाइसी अगतिशील युग्मक से है, लेकिन रोडोफाइसी जो है फाइनोक्यूलस से नहीं है, ये गलत है। यानी 3 और 4 सही है, 3 और 4 यानी कि 3 ये दोनों सही है। क्लोरोफाइसी अंतिग्लस युग्मक से है और रोडोफाइसी फाइको युग्मक से है, ये दोनों सही है। निम्न जीवों पर विचार कीजिए, जैसे बोल रहा है एगेरिकस और एस्परजिलस, यूलोथिक्स अल्वा, ये सब उपरोक्त में से कौन शैवाल है, तो शैवाल को पहचानना है, तो शैवाल कौन है, शैवाल जो है, शैवाल कौन है इसमें, शैवाल है आपका यूलोथिक्स शैवाल है। इसके बाद अल्वा भी शैवाल है, यूलोथिक्स और अल्वा जो है क्या है, शैवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शैवाल से प्राप्त होता है, शैवाल से प्राप्त क्या क्या होता है, तो शैवाल से प्राप्त जो है, शैवाल से प्राप्त एलिजीन होता है और केराजिनिन होता है, एलिजीन और केराजिनिन होता है शैवाल से प्राप्त। फिर लाइकन जो एक नगन चट्टान पर भी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है, तो लाइकन जो है ना कवक और शैवाल होना चाहिए, तो लाइकन शैवाल कवक होगा, तो वही 66 का भी, हाँ शैवाल और कवक का जो है परजीवी है। फिर लाइकेन में कवक और शैवाल के माध्यम सहजीवी संबंध कहलाता है, सहजीवी संबंध क्या कहलाता है लाइकेन में, तो ये कहलाएगा आपका हेलोटिज्म कहलाएगा, हेलोटिज्म। फिर निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है, प्रदूषण संकेतक पौधा कौन है, तो है आपका लाइकेन। लाइकेन क्या है, प्रदूषण संकेतक पौधा है लाइकेन। फिर निम्नलिखित में क्या SO2 प्रदूषण में सर्वोत्तम सूचक है, SO2 में प्रवर्तन में जो SO2 प्रदूषण में सर्वोत्तम सूचक क्या है, तो सबसे ज़्यादा सूचक क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सूचक हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो है सबसे ज़्यादा सूचक है। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, पेड़ों की छाल पर उगने वाले, पेड़ों की छाल पर उगने वाले कोटिकोलस कहते हैं, पेड़ों की छाल पर उगने वाले कोटिकोलस।
चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तर पर जो है, चट्टानी स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो सेक्सिकोलस कहते हैं। सेक्सिकोलस कहते हैं। चट्टानों स्तर पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस कहते हैं। लिटमस किससे निकलता है, निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? तो लिटमस जो है ना, लिटमस किससे निकाला जाएगा? लाइकेन से निकाला जाएगा लिटमस। फिर है, जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं? जापान के लोग किस लाइकेन के रूप में सब्जी को खाते हैं? तो किसको खाएंगे? तो इंडो कार्पन को खाएंगे, इंडो कार्पन को खाएंगे। फिर मिर्गा की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गा की औषधि जो है किस लाइकेन से प्राप्त होता है? मिर्गा की औषधि, तो मिर्गा की औषधि जो है ना परमेलिया से प्राप्त होता है। मिर्गा की औषधि किससे प्राप्त होता है? परमेलिया से प्राप्त होता है। फिर पादप जगत में मुख्यतः कौन एक जलीय है? पादप जगत में मुख्यतः कौन जलीय बोल रहा है? जलीय। पादप जगत में कौन जलीय है? तो शैवाल जो है जलीय है। निम्नलिखित में से पौधा के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता है? विभेदित काय नहीं होता है, किसमें काय नहीं होता है? तो काय जो है थैलोफाइटा में नहीं होगा, काय तो थैलोफाइटा में नहीं होगा। फिर थैलोफाइटा में काय नहीं होगा। फिर फ्यूकोजेनिक्स किस शैवाल में पाया जाता है? फ्यूकोजेनिक्स जो है किस शैवाल में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा आपका भूरा शैवाल में। फ्यूकोजेनिक्स किस शैवाल में पाया जाएगा? भूरा शैवाल में। बायोफाइटा में क्या विशेषता पाई जाती है? बायोफाइटा में जो है क्या विशेषता पाई जाती है? तो देखिए, बायोफाइटा में इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है, सही बात है। इनमें जड़ नहीं पाया जाता, ये भी सही बात है। इनमें बीज नहीं पाया जाता, ये भी सही बात है। यानी इनमें सभी बायोफाइटस में सम्मिलित है। बायोफाइटस में सम्मिलित है, कौन सा सम्मिलित है बायोफाइटस में? तो बायोफाइटस में जो है लीवर वट एवं मोस जो है सम्मिलित है। बायोफाइटस में कौन सम्मिलित है? लीवर वट एवं मोस सम्मिलित है। निम्नलिखित में कौन बायोफाइटस नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोफाइटस नहीं है? तो ये जो है मार्सेलिया जो है बायोफाइटस नहीं है, मार्सेलिया बायोफाइटस नहीं है। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पादप वर्ग के उभयचर कहते हैं? पादप वर्ग के उभयचर किसे कहा जाता है? तो पादप वर्ग के उभयचर कौन है? तो पादप वर्ग के उभयचर बायोफाइटा है। पादप वर्ग के उभयचर कौन है? बायोफाइटा। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है किस में? तो जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है बायोफाइटा में। जल के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है बायोफाइटा में। बायोफाइटा की निचली ब्राह त्वचा कोशिका से बढ़ने वाले उभार को क्या कहते हैं? तो उभार को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? राइजाइट कहा जाता है। राइजाइट कहा जाता है। राइजाइट कहा जाता है। फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन राइजाइट के बारे में सही नहीं है? ठीक ना, नहीं है। देखिए, इसकी संरचना और कार्य जो है संवहन भू पादप के मूल रोम के समान होता है। रोम के समान होता है, हाँ सही बात है, रोम के समान होता है। ये विभिन्न ऊतक से बनी बहुकोशिकीय संरचना होती है, ये भी सही है, बहुकोशिकीय संरचना होती है। ये बायोफाइटस की निचली ब्राह त्वचा की कोशिका से बढ़ने वाले उभार होते हैं, ये भी सही है। लेकिन इसमें पूर्ण विकास तना, जड़ और पत्तियाँ होती है। देखिए इसमें ये गलत है, क्योंकि पूर्ण विकास तना और पत्तियाँ इसमें नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सुमेलित है? जिसे बोल रहा है हिपेटिकोपिस्डा जो है वो लीवर वोट से है, सही बात है। एंथोसिरोपिस्डा हर्नवॉल्ट से, ये भी सही बात है। बायोपिस्डा जो है मार्स से, ये भी सही बात है, यानी 1, 2, 3 है। निम्नलिखित में से किसे वैक्सकुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है? वैक्सकुलर क्रिप्टोगेम्स किसको कहा जाता है? तो वैक्सकुलर क्रिप्टोगेम्स जो है टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को। विकास की दृष्टि से प्रथम स्थलीय पौधा कौन है जिसमें
जाइलम और फ्लोएम उत्तक पाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्रथम जलीय स्थलीय पौधा कौन है जिसमें जाइलम और फ्लोएम उत्तक दोनों पाया जाता है? तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक जो पाया जाता है वो टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन एक टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है? टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है, देखिए मॉर्स जो है टेरिडोफाइटा में शामिल नहीं है, लेकिन कॉलम मॉर्स शामिल है, फर्न भी शामिल है टेरिडोफाइटा में, हॉर्स टेल भी टेरिडोफाइटा में शामिल है। निम्न में से किस एक जीव में संवहन उत्तक पाया जाता है? संवहन उत्तक जो है किसमें पाया जाएगा? संवहन उत्तक पाया जाएगा मोर्सिलिया में। मोर्सिलिया में संवहन उत्तक पाया जाएगा। मोर्सिलिया में संवहन उत्तक पाया जाएगा। देखिए अब मोर्सिलिया जो है, मोर्सिलिया फर्न तथा अश्वपुष्पीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण है? तो मोर्सिलिया जो है किस पादप समूह का उदाहरण? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति जो है किसमें उत्पन्न होती है? तो टेरिडोफाइटा में उत्पन्न होती है, टेरिडोफाइटा में। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वो क्या है? तो एजोला है, वो एजोला। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किसे किया जाता है? एजोला को, जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है। फिर पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजाने के लिए रखे जाते हैं? यानी कि पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण जो है निम्न में किसे मेजों पर सजावट के लिए रखे जाते हैं? तो मेजों पर सजावट के लिए रखा जाता है किसको? तो रखा जाता है ये है सिलेजीनेला का, सिलेजीनेला को रखा जाता है, सिलेजीनेला को। निम्नलिखित में से किसे बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है? बीजाणु दवा के रूप में अगर प्रयोग करेंगे, बीजाणु दवा के रूप में किसको प्रयोग करेंगे? तो लाइकोपोडियम को प्रयोग करेंगे, लाइकोपोडियम को। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक क्रोमोसोम अगर बात बोला जाए तो सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, टेरिडोफाइटा में। अब देखिए टेरिडोफाइटा में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। फिर है कि बीज रहित संवहनी पौधा कौन है? सीधा यहीं से चुने। बीज रहित जो स्वतंत्र गेमिटोफाइट यानी बीज रहित संवादी पौधा की बात बोलेगा ना, बीज रहित संवादी पौधा, तो ये आपका चल जाएगा सीधा टेरिडोफाइटा में। सब बीज उज टेरिडोफाइटा में होता है। पौधा के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधा के वर्गीकरण हुआ, इसका मतलब है कि बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। सही बात है। पौधा का वर्गीकरण हुआ तो बायोफाइटा में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। सिलेजिनेला होता है क्या? सिलेजिनेला जो है, सिलेजिनेला क्या होता है? सिलेजिनेला टेरिडोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा किस वर्ग के पौधा में बीज बनते हैं परंतु बीज नगन रूप में पौधा पर लगे रहते हैं? देखिए बीज जो बनेगा ना, जिम्नोस्पर्म में बीज बनेगा, ठीक ना, बीज बनेगा जिम्नोस्पर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधा के बीज के बाहर फल का कोई आवरण नहीं बना। देखिए जिम्नोस्पर्म में पौधा के बीज बनता है, फल का कोई आवरण नहीं होता है। सही बात है। जिम्नोस्पर्म पौधा के फूल का अभाव होता है। हाँ, फूल का अभाव सही बात है, यानी 1 और 2 दोनों सही होगा। नहीं, गलत हो गया ना भाई, गलत हो गया। इसे बोल रहा है ना कि जिम्नोस्पर्म पौधा के बीजों के बाहर फल कोई भी आवरण नहीं बनाता है, नहीं होता है। तो बीजों के बाहर थोड़ा होता है, बीजों के बाहर नहीं होता है, ठीक। जिम्नोस्पर्म पौधा के फूल का अभाव होता है। फूल का अभाव क्या होगा भाई? फूल का तो निर्माण होता है उसमें, यानी ना तो 1 और ना ही 2 सही है। संसार का सबसे लंबे पौधा किससे संबंधित है? तो सबसे लंबा पौधा का अगर बात बोला तो सबसे लंबा पौधा जो है जिम्नोस्पर्म से संबंधित है, जिम्नोस्पर्म। सबसे ऊंचा वृक्ष जाइट जो है, सबसे ऊंचा वृक्ष जाइट का बात बोला
ब्रिकजाइट, रेडवुड सिकोआ। रेडवुड सिकोआ किस वर्ग में के पौधा है? सिकोआ जो है किस वर्ग का पौधा है? तो कौन सी होगा? जिम्नोस्पर्म में ना होगा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधा में परागकण समांतर किसके द्वारा होता है? परागकण समांतर किसके द्वारा होता है जिम्नोस्पर्म के पौधा में? तो जिम्नोस्पर्म के पौधा में परागकण जो है समांतर किसके द्वारा होता है? तो परागकण जो है ना एजियोस्पर्म के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? नहीं, परागकण, देखिए परागकण की बात बोल रहे हैं ना, परागकण समांतर किसके द्वारा होता है? किस पक्षी के द्वारा या जल के द्वारा, वायु के द्वारा, जंतु के द्वारा? तो वायु के द्वारा होगा, वायु के द्वारा। फिर फाइलम ट्रेकियोफाइटा में कौन से शामिल नहीं है? फाइलम ट्रेकियोफाइटा। फाइलम ट्रेकियोफाइटा बोलेगा तो इसमें फाइलम ट्रेकियोफाइटा, देखिए इसमें थैलोफाइटा शामिल नहीं है, ठीक ना। टेरिडोफाइटा शामिल है, जिम्नोस्पर्म में शामिल है, एंजियोस्पर्म में शामिल है, लेकिन थैलोफाइटा शामिल नहीं है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पाइनस के पौधे में कोरोलाइट्स जड़ पाया जाता है। साइकस के पौधा में माइक्रोराइजल जड़ पाया जाता है। यानी देखिए ये जो बात दोनों गलती है, ठीक ना, कोई नहीं पाया जाएगा, ये ना तो एक और ना ही दो। जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है मेवा किस कहा जाता है? किस कहा जाता है? यानी जिम्नोस्पर्म के मेवा को क्या कहा जाता है? सीधा बात, जिम्नोस्पर्म का मेवा को जो है चिलगोजा कहा जाता है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? चिलगोजा जो है किससे प्राप्त होगा? चिलगोजा किससे प्राप्त होगा? चिलगोजा आपका किससे प्राप्त होगा? देखिए चिलगोजा जो है ना पाइकस से प्राप्त होगा। चिलगोजा पाइकस से, पाइन्स से, चिलगोजा पाइन्स से प्राप्त होगा। चिलगोजा पाइन्स से चिलगोजा प्राप्त होगा। साबुन दाना का अगर बात बोलेगा, साबुन दाना किससे प्राप्त होगा? तो साबुन दाना साइकस से ना, चिलगोजा पाइन्स से, और साबुन दाना जो है वो होगा साइकस से। फिर निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म पौधा है? जिम्नोस्पर्म पौधा का बात बोल रहा है, तो जिम्नोस्पर्म पौधा कौन है? चीड़ है, चीड़। निम्नलिखित में से कौन एक जीवित जीवाश्म है? जीवित जीवाश्म कौन है? जीवित जीवाश्म कौन हो जाएगा? साइकस जो है जीवित जीवाश्म है। सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड साइकस। जिम्नोस्पर्म को समांतर बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इसमें पुष्प का अभाव होता है तथा इसके बीजों का विकास जो है, इसके बीजों का विकास विशिष्ट जनन अंग अंडाशय में नहीं होता है बल्कि पादप जनन संरचना की विकसित होता है। तो नगण्य होगा, क्या होगा? नगण्य हो जाएगा। दामा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाला औषधि इंडेड्रोन किस जिम्नोस्पर्म पौधा से प्राप्त होता है? इंडेड्रोन जो है किस जिम्नोस्पर्म से प्राप्त होता है? तो इंडेड्रोन जो है ईफेड्रा से प्राप्त होता है, ईफेड्रा से। जिम्नोस्पर्म को नगण्य बीज कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। क्योंकि इसमें क्या अनुपस्थित होता है? तो अंडाशय जो है, अंडाशय नहीं, बीज चोल जो है अनुपस्थित होता है। अंडाशय तो होबे करता है, उपस्थित होता है। देखिए जिम्नोस्पर्म को नगण्य बीज कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है, बीज चोल अनुपस्थित होता है। साइकस के कोलेराइड्स जड़ में पाया जाता है। साइकस के कोलेराइड्स जड़ में क्या पाया जाता है? तो साइकस के कोलेराइड्स जड़ में एनाबीना तथा नोस्टोक पाया जाता है। एनाबीना तथा नोस्टोक पाया जाता है। फिर निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म पौधा में हेटेरोस्पोरी तथा लिगलेट पत्तियाँ पाई जाती है? लिगलेट पत्तियाँ पाई जाती है, तो लिगलेट पत्तियाँ ये सब किस में पाया जाता है? फर्न में पाया जाएगा, फर्न में। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? पादप जगत का सबसे बड़ा समूह अगर बोलेगा तो कौन है?
एजियोस्पर्म है। एजियोस्पर्म। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म पौधे के बीजों के बाहर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। फिर फल का कोई भी आवरण नहीं होता है। सही बात है कि फल का कोई आवरण नहीं होता। फिर एजियोस्पर्म बीज हमेशा फल के भीतर ही पाए जाते हैं। यही बात सही है, यानी उपयुक्त 1 और 2 दोनों सही है। मनुष्य का अधिकांश आवश्यकताओं जैसे अनाज, फल, सब्जी आदि की पूर्ति किस वर्ग के पौधे से होता है? तीसरा का पौधा कौन सी होगा? एजियोस्पर्म से। फिर एक बीजपत्री पौधे के पत्तियां में किस प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है? तो एक बीजपत्री की अगर बात बोला ना, एक बीजपत्री के बाद तो ये जो है समांतर में होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधा का एक गुण नहीं है? द्विबीजपत्री पौधा का एक गुण नहीं है। तो देखिए, जालीदार सिरा संरचना ये जो है द्विबीजपत्री भी है। इसके बाद मुख जड़ ये भी है, लेकिन रेशेदार जड़ जो है ना द्विबीजपत्री का गुण नहीं है। रेशेदार जड़ द्विबीजपत्री का गुण नहीं है। रेशेदार जड़ जो है द्विबीजपत्री गुण नहीं है। निम्न पौधा पर विचार कीजिए। केला, धनिया, नारियल। एक बीजपत्री कौन है? तो एक बीजपत्री जो हो जाएगा आपका, देखिए केला भी एक बीजपत्री है, धनिया भी एक बीजपत्री है, नारियल भी एक बीजपत्री, यानी 1, 2, 3 सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है? जिससे बोल रहा है सही सुमेलित नहीं है। आम का मेजाफेरा इंडिका सही है भाई। गेहूं का ट्रिटिकम एकम ये भी सही है। मूंगफली जो है मूंगफली का गाइसी मैक्स ई नहीं होगा। मूंगफली का ये गलत है, यानी यही होगा। यानी चाय का थिया साइनेसिस ये भी सही है। चाय का थिया साइनेसिस सही है। देखिए, बरगद का वैज्ञानिक या वनस्पति नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम अगर बोलेगा तो बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेलागोसिस है। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेलागोसिस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिसे बोल रहा है जिया मेन मक्का, ओजिया सेटाइया धान या चावल। तो ये सही, देखिए ये जो है ना जया मेज मक्का सही बात है, सम्मिलित है। ओजिया सेटैया धान या चावल ये भी सही है। फिर बोल रहा है कि होडियम बुलेगर जो है, होडियम बुलेगर ज्वार नहीं होगा, ये जौ होगा, जौ। होडियम बुलेगर जौ से होगा। फिर ट्रिटिकम एकम ये जो है गेहूं, सही बात है, यानी यही हो जाएगा तब सही। कपास के पौधा का वसीय नाम है। कपास के पौधा का वसीय नाम क्या है? तो कपास के पौधा का वसीय नाम जो है गेसीपियम है। गेसीपियम। सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम क्या है? सूरजमुखी का वनस्पतिक नाम हेलिएथन्स एनुवस है। फिर बैगन का वनस्पतिक नाम बोल देगा। बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो बैगन का वनस्पतिक नाम हो जाएगा आपका सोलेनम मेलाजेना। फिर अनाज वाले पौधा किस कुल से संबंधित है? अनाज वाले का पौधा जो है किस कुल से संबंधित है? तो अनाज वाले पौधा तो कौन चीज़ से होगा? ग्रेनी से ना होगा। अनाज वाले पौधा ग्रेनी से। अनाज वाले पौधा ग्रेनी से। और दलहनी वाली फसल किस कुल से संबंधित है? दलहनी वाले अगर बोल देगा दलहनी जो है किससे होगा? तो दलहन का बात होगा तो लेग्यूमोनोसी से। तेल बीज वाले फसलें किस कुल से संबंधित है? तेल बीज वाला बोल रहा है। तेल और बीज, तेल बीज कुशीफेरा। तेल बीज जो है कुशीफेरा से है। इसके बाद है सबसे बड़ा कुल कौन सा है? सबसे बड़ा कुल हो जाएगा आपका
कंपोजेस्टी हो जाएगा, कंपोजेस्टी। सबसे बड़ा कुल कंपोजिटी हो जाएगा, सबसे बड़ा कुल कौन हो जाएगा, कंपोजिटी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा सेलोनेसी कुल का नहीं है, सेलोनेसी कुल का नहीं है, तो सेलोनेसी कुल का नहीं है बोल रहा है। देखिए आलू सेलोनेसी कुल का है, ठीक ना, कपास सेलोनेसी कुल का है, बैगन भी सेलोनेसी कुल का है, लेकिन बेलाडोना जो है सेलोनेसी कुल का नहीं है। कपास जो है किस कुल से संबंधित है, कपास बोल रहा है, देखिए कपास है सेलोनेसी कुल से आएगा, लेकिन बोल रहा है कपास किस कुल से संबंधित है, तो और किस कुल से आएगा कपास, तो कपास आपका मालवेसी में आएगा, कपास मालवेसी कुल से आएगा, मालवेसी। कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे क्या होते हैं, कपास के रेशे जो हैं, कपास के रेशे बीजों के अधिचम्र रोग होगा, कपास के रेशे क्या होगा, बीजों के अधिचम्र रोग होगा। फिर निम्न रेशे में कौन पौधे के तने के उत्पादन नहीं है, कौन पौधे के तने के उत्पादन नहीं है, तो कौन पौधे के तने के उत्पादन नहीं है, तो ये होगा कपास जो है पौधे के तने के उत्पादन नहीं है। एक्टोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है, तो यह पत्तियां से प्राप्त की जाती है, पत्तियां से। फिर है ये फेड्रा पौधा का कौन सा भाग एफेड्रन औषधि उत्पादन करता है, तो एफेड्रन औषधि उत्पादन करता है, कौन करेगा, तना करेगा, तना। फिर है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, लौंग जो है पुष्प कली से प्राप्त होता है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल चीड़ से प्राप्त किया जाता है, चीड़ से। फिर है कि उच्च रक्तदाब को रोकने में उपयोगी औषधि रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है, रेस्पिन औषधि प्राप्त होती है किससे, तो रेस्पिन औषधि प्राप्त होगी योगा राउबुल्फिया जाति से, राउबुल्फिया जाति से। फिर मलेरिया उपचार में काम आने वाला कुनेन सिलिकोना पादप के किस भाग से प्राप्त होता है, कुनेन सिलिकोना के बात बोल रहे थे, ये तो छाल से प्राप्त होता है भाई। फूलगोभी के पौधा के कौन सा भाग खाया जाता है, फूलगोभी के पौधा के कौन सा भाग खाया जाता है, पुष्पक्रम खाया जाता है। फिर पौधा के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है, कॉफ़ी प्राप्त किससे होगी, पौधा के किस भाग से कॉफ़ी होती है, बीज से कॉफ़ी प्राप्त होती है, बीज से। कॉफ़ी पाउडर बोल रहा है, कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होती है, चिकोरी चूर्ण प्राप्त होती है किससे, तो चिकोरी चूर्ण जो प्राप्त होगी वो जड़ों से होगी, जड़ों से। चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होगी, जड़ों से। भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र जो है उत्पन्न होता है, तो ये होगा आपका बेटुला की छाल से, बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है, बेटुला की छाल से।